हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ क्रेनियल नर्व एंड उस देयर असेसमेंट का पार्ट 2। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्रेनियल नर्व क्या होती है, कितनी होती हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है और जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व थी उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम क्रेनियल नर्व थर्ड से लेकर के 12 तक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर क्रेनियल नर्व थर्ड की हम बात करें तो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है अक्लोमोटर। इसकी ओरिजिन जो है मिड ब्रेन से होती है। इसका इंसर्शन जो है आईलिड, सिलेरी एंड इंस्पेक्टर ऑफ आइरिस यहाँ पर होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये आई का जो मूवमेंट है, आई वाले के मूवमेंट में हेल्प करती है। इनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड, आउटवर्ड जितने मूवमेंट होते हैं उसमें हेल्प करती है। साथ ही साथ प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती है। शेप और इक्वलिटी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करती है। इलिवेट्स अपर आईलिड, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी हेल्प करती है। अगर ये डिसफंक्शन हो जाए तो जो इसके फंक्शन है वह डिस्टर्ब हो जाएंगे, मीन्स अनेबल टू लुक अप, डाउन और मिडियल। तो इससे क्या हो जाएगा, डिसकंजुगेट गेज की प्रॉब्लम होगी, टोसिस हो सकता है, प्यूपिल डायलिटेशन हो सकता है, बाइलेटरल या इप्सिलेटरल की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व का इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, मीन्स कैसे इसको एसेस कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व फॉर आई ओपनिंग एंड सिमेट्री, आई की ओपनिंग और सिमेट्री को हम ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट लाइट रिस्पांस, मतलब लाइट का डायरेक्ट रिस्पांस देंगे तो उससे हम लाइट देंगे तो उससे क्या रिस्पांस मिलेगा, ब्रिस्क रिस्पांस भी मिल सकता है, स्लगिश रिस्पांस भी मिल सकता है, नॉन रिएक्टिव रिस्पांस भी मिल सकता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ कंसेंसुअल रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं, तो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ प्यूपिल के शेप और साइज से भी हम पता कर सकते हैं। अकोमोडेशन जो रिफ्लेक्स है उससे ही पता कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा आकुलर मूवमेंट को भी हम देख सकते हैं। और ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व का असेसमेंट है वही हम सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के लिए भी सेम टू सेम करते हैं और फोर्थ के लिए भी करते हैं। अब अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व फोर्थ की, तो फोर्थ जो क्रेनियल नर्व होती है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व इसकी ओरिजिन जो होती है हमारे मिड ब्रेन से होती है। इसका इंसर्शन जो होता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स पर होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो डाउन एंड इंटॉर्जन मूवमेंट ऑफ द आई, मतलब आइज के मूवमेंट में हेल्प करती है। कौन से मूवमेंट में, डाउन मूवमेंट और इंटॉर्जन मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर ये डिसफंक्शन हो जाए तो लॉस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, लॉस ऑफ इंटरनल रोटेशन मूवमेंट ऑफ आइज, मीन्स डिसकॉन्जुगेट गेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके असेसमेंट के लिए हमने बताया था जैसे थर्ड क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करते हैं सेम टू सेम इसका भी करते हैं। अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, जो है हमारी ट्राइजेमाइनल। जो ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व है इसकी जो ओरिजिन होती है वो पांस से होती है। और पांस में कहाँ पर होती है, तो द सेंसरी न्यूक्लियस एक्सटेंडेड फ्रॉम द पांस टू द मिड ब्रेन एंड आल्सो टू द मेडुला एंड स्पाइनल कार्ड। जो सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं वो वहाँ से एक्सटेंड करता है और स्पाइनल कार्ड तक एक्सटेंड करके जाता है हमारे मिड ब्रेन से होते हुए और मेडुला से होते हुए। तो इसका ओरिजिन अगर हम सीधे सीधे बोलें तो पांस में होता है। अगर इंसर्शन की बात करें तो हमारी जो ट्राइजेमाइनल नर्व है इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। पहला ऑप्थेल्मिक ब्रांचेज, दूसरा मैक्सिलरी ब्रांचेज, तीसरा मैंडिबुलर ब्रांचेज होती हैं। अगर हम बात करें मोटर इनर्वेशन की, तो इसका जो इनर्वेशन है मोटर इनर्वेशन वो मैसेटर और टेम्पोरलिस मसल्स पर होता है। जो सेंसरी इनर्वेशन है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन इन हेड, टीथ, टंग, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड कार्निया में होता है। अब अगर हम बात करें ट्राइजेमाइनल के फंक्शन की, तो इसका जो फंक्शंस होता है वो सेंसेशन ऑफ पेन, टच, हार्ट एंड कोल्ड, जो ये सेंसेशन है उसमें हेल्प करती है। साथ ही साथ मोटर मूवमेंट जो है मैसेटर और टेम्पोरलिस मसल्स के मोटर मूवमेंट में भी हेल्प करती है। मीन्स कौन सी ब्रांच के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन है। अब डिसफंक्शन की अगर बात करें तो कौन सी ब्रांच अफेक्ट हो रही है, जैसे कि 3 ब्रांच हमने बताया, तीनों में कौन सी अफेक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिसफंक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर तीनों अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ देखें तो लॉस ऑफ सेंसेशन, हमें सेंसेशन देखने को मिल सकता है इफ़ अफेक्टिंग ऑल 3 ब्रांचेज इंडिकेटिव ऑफ पेरिफेरल इंजरी। तो अगर तीनों ब्रांचें अफेक्टेड हो जाती हैं तो पेरिफेरल नर्व इंजरी हो सकती है।
और हमें लॉस ऑफ सेंसेशन मिलेगा। साथ ही साथ ब्रेन स्टेम आर अपर सर्वाइकल कार्ड इंजरी मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन टू वन आर मोर ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। इससे क्या होगा कि अगर मतलब सर्वाइकल कार्ड इंजरी हो गया है, अपर सर्वाइकल इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेज अफेक्ट हो सकती हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व की इंजर्ड हो सकती हैं। साथ ही साथ लॉस ऑफ कार्नियल रिफ्लेक्स भी हो सकता है। अब जो हमने 3 ब्रांचेज इसकी बताई थी, तो तीनों ब्रांचेज कहाँ कहाँ पर होती हैं ये आप देख सकते हैं इमेज में। अब अगर हम बात करें तो ट्राइजेमाइनल नर्व के और कौन कौन से डिस्फंक्शन हो सकते हैं, तो पैरेस्थीसिया हो सकता है, या जिसे ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया हम बोलते हैं। इसमें सीवियर पेन इंडिकेटिव ऑफ नर्व कंप्रेशन या इरिटेशन, नर्व या तो इरिटेट हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, या तो कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पेन सीवियर होगा। साथ ही साथ डेविएशन ऑफ जा टुवार्ड द सेम साइड में जा का डेविएशन हो जाएगा, या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इनएबिलिटी टू बाइट डाउन एंड च्यू, इनएबिलिटी टू क्लोज जा, मतलब जो जा के मूवमेंट्स हैं उनमें इनएबिलिटी आने लगेगी। साथ ही साथ च्यूइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीकिंग में हो सकती है, फेस को वॉश करने में प्रॉब्लम हो सकती है कोल्ड वाटर से। साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन अटैक भी आना शुरू हो सकते हैं ट्रिगर पॉइंट की जगह पर, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ट्राइजेमाइनल नर्व से जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया हो सकता है, जिसको हम टिक डाउलोरेक्स के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ पैराक्सिमल अटैक ऑफ सीवियर शार्प स्टेबिंग पेन हो सकता है, अफेक्टेड वन आर मोर ब्रांच ऑफ द नर्व की जो ब्रांच अफेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई पर हो सकता है प्रॉब्लम। साथ ही साथ मोस्ट एक्सक्रूसिएट पेन हो सकता है, और ये समझ नहीं आएगा किस जगह पर पेन हो रहा है, लेकिन जिस जगह पर नर्व की सप्लाई है उसी एरिया में पेन होगा। साथ ही साथ ये इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है नर्व में। साथ ही साथ इन सीवियर केसेस नर्व इज कट रिलीफ एगोनी बट रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द साइड ऑफ द फेस, लेकिन फेस के उस साइड में सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ट्राइजेमाइनल नर्व की ये जो है टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये असेसमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेंसेशन, जैसे उसका फंक्शन था सेंसेशन के लिए, तो सेंसेशन सबसे पहले चेक करते हैं। सेंसेशन चेक करने के लिए चेक बाई एक्स्ट्रोसेप्टिव मॉडलिटीज का यूज करते हैं। एक्स्ट्रोसेप्टिव मॉडलिटीज जो है वो हमें बताएगी सेंसेशन, जैसे पेन, थर्मल, लाइट, टच, ओवर जॉ, चीक्स एंड फोरहेड। इस पर जब हम ये सेंसेशन चेक करेंगे तो हमें पता चल सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मोटर एग्जामिनेशन भी करके हम पता कर सकते हैं, जैसे मसल पावर चेक कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा जो मैसेटर मसल्स है, टेम्पोरलिस मसल्स है, उसका पावर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इनएबिलिटी टू रेज, डिप्रेस या प्रोट्रूड, रिट्रैक्ट एंड डेविएट द मैंडिबल, जो मैंडिबल के मूवमेंट्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका मूवमेंट करवा के हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जा डिफ्लेक्टेड टुवार्ड अपोजिट साइड, और जा के मूवमेंट से हम भी देख सकते हैं। जा को जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़ा अपोजिट साइड में डिफ्लेक्टेड होगा। और ट्राइजेमाइनल नर्व की कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, तो जा रिफ्लेक्स, जा जर्क देख के हम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या कर लेंगे, पेशेंट को बैठा देंगे पोजीशन में, मतलब आस्क द पेशेंट टू रिलैक्स, जा को बोलेंगे रिलैक्स करने के लिए। देन जा के ऊपर जो है अपनी चिन पर, मतलब जो है फिंगर को प्लेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हैमर से टैप करेंगे। तो अगर पेशेंट अपना माउथ क्लोज कर ले रहा है तो मतलब रिस्पांस हो रहा है, तो अगर ब्रिस्क रिस्पांस आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है, और अगर एग्जैजरेटेड रिस्पांस आ रहा है तो मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन कोई ना कोई है। साथ ही साथ हम कार्नियल रेफ्लेक्स भी चेक कर सकते हैं। कार्नियल रेफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं, तो कार्निया इज टच्ड विद बिस ऑफ बेड कॉटन, बेड कॉटन से कार्निया को हम टच करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट का रिस्पांस क्या होगा कि दोनों आइज को क्लोज कर लेगा, तो इससे हम भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारी अफरेंट नर्व है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है, मतलब इसका ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, वो जो है 6th क्रेनियल नर्व के लगभग बराबर है, और इफरेंट ब्रांचेज जो है वो फेशियल नर्व से की तरह हैं। तो जो 6th क्रेनियल नर्व हमारी है और फेशियल नर्व है, उसका भी असेसमेंट लगभग ऐसे ही हम करते हैं। अब हम 6th क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो हमारी है एब्ड्यूसेंस नर्व है, जिसकी ओरिजिन पांच से होती है, इंसर्शन लेटरल रेक्टस मसल से होता है, और इसका फंक्शन जो है आउटवर्ड लेटरल मूवमेंट ऑफ दी
आइज आइज की का जो है आउटवर्ड और लेटरल मूवमेंट जो है उसमें हेल्प हमें करती है। इसका डिसफंक्शन होने की वजह से लॉस ऑफ लेटरल आइज मूवमेंट, डिसकॉन्जुगेट गेज हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसका क्लिनिकल इवेल्यूएशन कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, तो जैसे हम थर्ड क्रेनियल नर्व का किए हैं, फोर्थ का किए हैं, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ का लगभग सेम होता है। तो ये चीज़ है। और इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी। अब अगर हम बात करें तो सेवंथ क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व, तो इसमें क्या हम करते हैं, इसकी ओरिजिन जो है पांस एंड मेडुला से होती है। और जैसा कि हमने पहले फिफ्थ में बता दिया था ट्राइजमाइनल में, कि उसी तरह से इसका भी असेसमेंट करते हैं। तो इसकी ओरिजिन जो होती है फेशियल नर्व की, वो पांस एंड मेडुला से होता है। इसका जो इनर्वेशन होता है, इंसर्शन होता है एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग, फेशियल मसल्स, स्काल्प, ईयर एंड नेक पर होता है। जो इसके फंक्शंस होते हैं, अब जब नाम ही फेशियल नर्व, तो कंट्रोल ऑफ फेशियल मसल्स मीन्स एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, तो फेशियल मसल रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ मोटर लिम्ब ऑफ ब्लिंक एंड कार्नियल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिक्रीशन ऑफ सलाइवेशन या सेलेवरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड के लिए होता है। साथ ही साथ सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में जो सेंसेशन होते हैं टेस्ट के, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके मोटर और पैरासिम्पैथेटिक सेंसरी कंबाइंड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इनमें अगर प्रॉब्लम देखें तो फेशियल एसिमेट्री हमें देखने को मिल सकती है। मीन्स इप्सिलेटरल वीकनेस हो सकता है। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, कंट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड। तो इप्सिलेटरल वीकनेस या पैरालिसिस हमें देखने को मिल सकता है राइट, आइदर राइट और लेफ्ट साइड में। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी नर्व है, नर्व मोटर न्यूक्लियस है या पेरिफेरल कंपोनेंट है, वो डैमेज हो सकते हैं। और ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है बेल्स पाल्सी में। तो जो बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं, उनमें इप्सिलेटरल पैरालिसिस हमें फेस में देखने को मिलती है। अगर कंट्रालेटरल वीकनेस या पैरालिसिस देखें, तो ये भी हमारे फेस में देखने को मिलेगा अपोजिट साइड में। कंट्रालेटरल मतलब अपोजिट, इप्सिलेटरल मतलब सेम। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होता है, और यह हेमीस्फेरिक लीजन हो सकता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, तो इसमें इसके क्या रीजन हो सकते हैं, मैसिव सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, यह हेमिस्फेरिक लीजन की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ बाइलेटरल वीकनेस या पैरालिसिस में देखने को मिल सकती है, तो पूरा फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा फिर। और इसके रीजन हो सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, गुलियन बर्रे सिंड्रोम हो सकता है, या अदर रीजन भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक में हमें लॉस और एक्सेसिव टीयरिंग और सलाइवेशन, या तो खत्म हो जाएगा या एक्सेसिव होने लगेगा। सेंसरी में देखें तो लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ, मतलब एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में देखने को मिलेगा। कंबाइंड प्रॉब्लम देखेगा तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ड्रोलिंग, या डिफ़िकल्टी हैंडलिंग फूड, तो ये सारे मतलब हमें देखने को मिलेंगे प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें कि इनका क्लिनिकल इवेल्युएशन कैसे करते हैं या टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो मोटर फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द फेशियल सिमेट्री, फेशियल सिमेट्री को ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों साइड की सिमेट्री का मतलब यही होता है कि इक्वल हो। फ्लैटनिंग ऑफ द नेजोलेवियल फोल्ड को हम देखेंगे, उनकी फ्लैटनिंग कैसी है। आस्क द पेशेंट टू रिंक फोरहेड, पफ चीक्स, स्माइल शो टीथ, क्लोज आइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड व्हिस्टल्स। मतलब पेशेंट को हम बोलेंगे फेस की एक्टिविटीज़ करने के लिए, अगर वो कर पा रहा है, लाइक जैसे क्लोजिंग आइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, या फिर स्माइलिंग शो टीथ, या अदर चीज़ें, तो हम पेशेंट से बोलेंगे आई वाल का मूवमेंट करवा के देखेंगे, आइज क्लोज कर रहा है, नहीं कर पा रहा है इस तरह से, तो उससे हमें क्या होगा कि जो है पता चल जाएगा फेशियल नर्व की वीकनेस है या नहीं है। साथ ही साथ रिंकल फोरहेड फ्रंटालिस मसल्स को हम बोलेंगे, उसको आप सिकोड़िए या इस तरह से। तो साथ ही साथ क्लोज आई आर्बिकुलाई चेक कर सकते हैं, पल्स लिप देख सकते हैं, मतलब वैक्सीनेटर को सो टीथ करके आरबी और इसको हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं सेंसरी फंक्शन को अगर टेस्ट करना है, तो टेस्ट ईच साइड ऑफ दी टंग सेपरेटली, टंग के अलग अलग साइड को अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करेंगे, अलग अलग टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर स्वीट का जो टेस्ट होता है वो हमारे टिप ऑफ द टंग पर होता है, जो सोर का होता है वो साइड ऑफ द टंग होता है, और जो हमारे साल्टी होता है मोस्टली ओवर टंग पर होता है, पर जो हमें देखने को मिलता है वो पूरे टंग पर नहीं देखने को मिलता है, मोस्टली कंसंट्रेटेड साइड पर ही देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ है। साथ ही साथ गिव सिप ऑफ वाटर बिटवीन टेस्ट, और टेस्ट के बीच में हम थोड़ा सा वाटर रखेंगे, फिर देखेंगे टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रिवेंट फ्लोइंग इट टू पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग, और लेकिन ये प्रिवेंट करेंगे कि टंग का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उधर न जाने पाए। साथ ही साथ इसमें रेफ्लेक्स भी चेक कर सकते हैं, कार्नियल रेफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, ग्लेवेलार रेफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज के लिए जो करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें तो क्रेनियल जो हमारी फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। और अगर इप्सिलेटरल साइड में है, एक ही साइड में है, तो बेल्स पाल्सी हो सकते हैं। बेल्स पाल्सी के जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ड्रॉपी आईलिड हमें देखने को मिलेगा, या ड्राई आईलिड भी आई भी हो सकती है, या एक्सेसिव टेयरिंग भी हो सकता है। फेशियल जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हमें देखने को मिलेंगे, ट्विचिंग देखने को मिलेगा, या वीकनेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा कार्नर है लिप्स का, उसमें क्या होगा, ड्रूपिंग कार्नर ऑफ द माउथ, ड्राई माउथ हो सकता है, इम्पेयर्ड टेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेल्स पाल्सी क्या होती है। तो अगर हम बेल्स पाल्सी की बात करें कि बेल्स पाल्सी क्या होती है, तो जो हमारी बेल्स पाल्सी है मीन्स पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल ऑन अफेक्टेड साइड एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, मतलब अफेक्टेड साइड में पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगा और टेस्ट सेंसेशन भी लॉस रहेगा। और ये किस वजह से होता है, रीजन अगर देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकता है, या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, अदर रीजन भी हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली हमें वायरस इन्फेक्शन से ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें लोअर आईलिड ड्रॉप्स देखने को मिलेगा, कार्नर ऑफ माउथ सैक्स देखने को मिलेगा, आई कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्लोज, पूरी तरह से क्लोज नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लैक्राइमेशन इज सेल्डम अफेक्टेड देखने को मिलेगा। कंडीशन में डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली विदाउट ट्रीटमेंट, से भी डिसअपियर हो जाती है, पर इससे क्या होता है, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम आ जाती हैं लास्ट में। ये कंडीशन तो हट जाती है, पर अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी नहीं लिए तो उससे हमें थोड़ी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। फेस की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। बेल्स फेनामेना अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आइज हमें देखने को मिलता है बेल्स फेनामेना में। और जो मेन प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने आपको बता दिया था, स्मूथनिंग आउट ऑफ द फोरहेड, आईब्रो ड्रूपिंग ऑफ कार्नर ऑफ द माउथ, तो ये सारी चीज़ें हमने बता ही दिया था। अब अगर हम बात करें तो हमारी जो है 8th क्रेनियल नर्व आती है, वो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व देखो, वेस्टिबुलो कॉक्लियर 2 टर्म से मिलकर बना है। तो वेस्टिबुलो या वेस्टिबुलर टर्म का मतलब होता है बैलेंस के लिए यूज किया जाता है, कॉक्लियर मतलब हियरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो नर्व है दोनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बैलेंस के लिए भी और हियरिंग के लिए भी। तो इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पांस एंड मेडुला में होती है, और इसका जो इंसर्शन होता है, इनर्वेशन होता है, हमारे ईयर में होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो कॉक्लियर मीन्स होता है हियरिंग, वेस्टिबुलर मीन्स होता है बैलेंस, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोजीशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अब इसके अगर हम टेस्टिंग करें तो उससे पहले हमें कुछ ध्यान रखना होता है। रूल आउट फॉर प्रेजेंस ऑफ बैग्स, पस, ब्लड और फॉरेन बॉडी बिफोर द टेस्टिंग। हमें टेस्ट करने से पहले चेक करना है कि हमारे ईयर में बैग्स तो नहीं है, पस तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, या फॉरेन बॉडीज कोई तो नहीं है, तभी हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो कॉक्लियर नर्व है उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है रिंस टेस्ट। रिंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, सबको पता है कि ट्यूनिंग फॉक का हम यूज करते हैं। तो ट्यूनिंग फॉक का यूज करते हैं, तो इसके लिए 2 टेस्ट हैं, एक रिंस टेस्ट होता है और दूसरा होता है बेबर्स टेस्ट। तो सबसे पहले हम रिंस टेस्ट के बारे में देखते हैं। रिंस टेस्ट में क्या होता है, फॉर कंपेयरिंग बोन्स एंड एयर कंडक्शन, एयर कंडक्शन और बोन्स को जो है हम कंपेयर करते हैं। इसमें ट्यूनिंग फॉक्स प्लेस्ड एट द मेस्टोइड टिल द साउंड स्टॉप बीइंग हियर्ड, इसको हम ट्यूनिंग फॉक को साउंड करने मतलब क्या कहते हैं, हिट करने के बाद जो है हम मेस्टोइड प्रोसेस पर ले आते हैं और देखते हैं कब तक वहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देती है। देन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईयर टू बी टेस्टेड, उसके बाद ईयर के पास लाके और फिर टेस्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव रिन टेस्ट है तो उसमें एयर एंड बोन बोथ आर रिटेन्ड, और अगर निगेटिव रिन टेस्ट है तो एयर इज लॉस्ट बट बोन इज रिटेन्ड। तो कंडक्टिव डेफिनेशन हमें इससे पता चलती है अगर निगेटिव टेस्ट है तो। इफ़ बोथ आर लास्ट, अगर दोनों लास्ट है तो इसे हम सेंसरी न्यूरोनल डिफनेस बोलेंगे, और इसके लिए अदर टेस्ट भी कर सकते हैं, बेरा टेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो ये है हमारा
अब अगर हम बात करें अगले टेस्ट की, तो वेबर्स टेस्ट जो है उसमें हम क्या इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट लेटरलाइजेशन। उसमें लेटरलाइजेशन इवेलुएट करते हैं। उसमें जो ट्यूनिंग फाक से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो 512 हर्ट्ज की होती है। इसको हम मिड लाइन में जो है फोरहेड पर प्लेस करते हैं। यूज वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फाक ऑन टॉप ऑफ पेशेंट हेड। आस्क पेशेंट वेयर ही हियर्स इट वन आर बोथ साइड। फिर पूछेंगे आप दोनों साइड इसे सुन पा रहे हैं या एक ही साइड वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नॉर्मली हेयर्ड इक्वल ऑन बोथ साइड। नॉर्मल जो पेशेंट होंगे वो इक्वली दोनों साइड सुनेंगे। इफ वन ईयर इज अक्लूडेड देन इट एक्ट्स लाइक अ रिजोनेटिंग चैम्बर एंड हियर मोर ऑन वन साइड। अगर वन ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो ये दूसरे ईयर में मतलब ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी। कंडक्टिव डेफनेस इन्वॉल्व साइड, जो जो इन्वॉल्व साइड है उसमें कंडक्टिव डेफनेस हमें देखने को मिलेगी, और अनइन्वॉल्व साइड में क्या हमें देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस देखने को मिलेगी। जैसे ये नॉर्मल पर्सन है, इसको दोनों साइड सुनाई दे रहा है, इसको वन साइड सुनाई दे रहा है, मतलब कंडक्टिव डेफनेस है। इसको जिस साइड में प्रॉब्लम है उस साइड में नहीं, मतलब नॉन इन्वॉल्व साइड में सुनाई दे रहा है, तो सेंसरी न्यूरोनल है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम वेस्टिबुलर नर्व का चेक करें तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने से पहले भी हमें चेक करना है पेशेंट को वर्टाइगो की तो प्रॉब्लम नहीं है, निस्टेगमस तो नहीं है, या लॉस ऑफ बैलेंस है, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीलन बर्नी मैन्योवर जो एक टेस्ट होता है उसको हम करते हैं। अदर टेस्ट भी है जैसे कैलोरिक टेस्ट है, गैल्वेनिक टेस्ट है, रोटेशन टेस्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नीलन बर्नी मैन्योवर है तो इसमें पेशेंट लाइज डाउन सुपाइन विद हेड ऑफ द बेड। बेड से हेड को ऑफ करेंगे, देन हेड को जो है हम 45 डिग्री एक्सटेंड करेंगे पहले, देन लेटरल फ्लेक्शन टू द सेम साइड प्रोड्यूस निस्टिग्मस। अगर सेम साइड में हम लेटरल फ्लेक्शन करते हैं 45 डिग्री एक्सटेंशन के बाद तो हमें निस्टिग्मस मिल जाता है, और इससे पता चल जाता है वेस्टिबुलर नर्व को हम चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टिबुलर नर्व के डिसफंक्शन की होने की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है। तो वेस्टिबुलर नर्व जैसा कि दो पार्ट हैं इसके, हमने बताया जाता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो कॉक्लियर में अगर प्रॉब्लम आती है तो यूनिलेटरल डिफनेस हो सकता है, या लॉस ऑफ साउंड एप्रिसिएशन हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, या रिन टेस्ट। हाँ, रिन टेस्ट में हमने दो वर्ड बताए थे, एक एसी एक बीसी। एसी में अगर एसी ग्रेटर है बीसी से तो नॉर्मल रहेगा। बोथ डिमिनिश्ड इंडिकेटिव ऑफ नर्व डैमेज। अगर दोनों डिमिनिश हैं तो नर्व डैमेज हो सकती है। अगर बीसी ज़्यादा हो गया एसी से तो मिडिल ईयर डिजीज हो सकती है। अब अगर हम बेवर्स टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें लेटरलाइजेशन टू गुड ईयर इज नर्व डैमेज। अगर लेटरलाइजेशन हो रहा है गुड ईयर की तरफ तो मतलब नर्व डैमेज है। लेटरलाइजेशन बैड ईयर की तरफ हो रहा है तो मिडिल ईयर जो है अफेक्टेड है, मिडिल ईयर की डिजीज हो सकती है। साथ ही साथ अगर वेस्टिबुलर की हम डिस्फंक्शन की बात करें तो वर्टाइगो हो सकता है, बैलेंस डिस्टर्बेंस हो सकता है। वेस्टिबुलर ब्रांच नॉर्मली नॉट टेस्टेड अनलेस पेशेंट गिव हिस्ट्री ऑफ वर्टाइगो और बैलेंस डिस्टर्बेंस। हमेशा हम ये कॉक्लियर चेक कर लेते हैं पर वेस्टिबुलर नहीं चेक करते हैं। अगर पेशेंट हमें कुछ नहीं बताता, अगर पेशेंट हिस्ट्री में बताता है कि इसको वर्टाइगो या बैलेंस डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो वो चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है या कैलोरिक टेस्टिंग पॉजिटिव है तो फिर फिजिशियन के पास रेफर करते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो इसकी ओरिजिन जो है मेडुला से होती है। इंसर्शन तो जैसे फेरेंजियल है ही है, ग्लॉसोफेरेंजियल। तो फिर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, फेरेंजियल मसल, कैरोटिड साइनल एंड कैरोटिड बॉडी में होती है। इसके जो फंक्शन होते हैं, टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, इसके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ ही साथ अफ्रंट लिम्ब ऑफ गैग सॉलोविंग में रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्डियक रिफ्लेक्सेस में रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके क्या कहते हैं, इसका अगर डिस्फंक्शन हो जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट मीन्स न्यूरोलजिया हो जाएगी तो टेस्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो इसका मेन फंक्शन है। अब अगर हम बात करें वेगस नर्व की तो हाँ, इसकी असेसमेंट कैसे करेंगे, जो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल है तो इसको हम जो मतलब टेस्ट को चेक करके हम कर सकते हैं। अब वेगस नर्व की अगर हम बात करें तो वेगस नर्व की ओरिजिन जो है मेडुला से होती है। इंसर्शन जो है मसल ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट में होता है। साथ ही साथ पैरा सिंपैथेटिक इनर्वेशन इसका होता है थोरैसिक एंड एब्डोमिनल विश्राम में भी होता है। इसके फंक्शंस होते हैं मसल ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट।
सेंसेशन कन्वेड फ्रॉम द हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी में। इफरेंट लिम्ब ऑफ गैग एंड सॉल्विंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। इसके डिस्फंक्शन की वजह से लॉस ऑफ गैग एंड सॉल्विंग रिफ्लेक्स देखेंगे, साथ ही साथ लॉस ऑफ कैरोटिड साइनस, साथ ही साथ अक्लोकार्डियक रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा और डिस्फेजिया भी देखने को हमें मिल सकता है। अब हम बात करें अगर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की जो है और वेगस नर्व, इनको हम कैसे एसेस करते हैं, तो दोनों को एक साथ हम एसेस करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसके पॉजिटिव फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलेंगे? पॉजिटिव में इवेल्युएट वॉइस इक्वलिटी हमें वॉइस क्वालिटी हमें देखना है। तो वॉइस क्वालिटी में क्या होगा? वॉइस क्वालिटी मतलब हार्शनेस वॉइस में आ सकती है, डिसआर्थरिया हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आस्क पेशेंट टू ओपन माउथ एंड से आ, पेशेंट को हम कहेंगे माउथ ओपन करिए और आ कहिए, तो उस टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व फॉर इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मिड लाइन पोजिशन ऑफ इवला, मतलब सॉफ्ट पैलेट को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और इवला हम देखेंगे मिड में है या नहीं है, जैसे यहाँ मिड में है। साथ ही साथ गैग रिफ्लेक्स देख सकते हैं बायलेटरली मिला है कि नहीं, सॉल्विंग में तो डिफिकल्टी नहीं हो रही है। टेस्ट चेक करेंगे मतलब पेशेंट का, कि पेशेंट से बोलेंगे टेस्ट बिटर टेस्ट उसे पोस्टीरियर 1/3 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। निगेटिव फाइंडिंग में, तो निगेटिव फाइंडिंग में जैसा आपको पता ही है, निगेटिव फाइंडिंग में सबसे पहले लॉस ऑफ वॉइस क्वालिटी, लॉस ही हो जाएगी, मतलब डिसआर्थरिया हमें मिलेगा, हार्शनेस ऑफ वॉइस मिलेगी। देन डिविएशन ऑफ इवला टुवर्ड नॉन पैरालाइज्ड साइड, मतलब जो इवला है वो डेविएट हो चुका होगा। साथ ही साथ सॉल्विंग डिफ़िकल्टी में प्रॉब्लम होगी, मतलब डिफ़िकल्टी होगी सॉल्विंग में। नेजल रिगर्जिटेशन भी हमें देखने को मिलेगा, बेगल इरिटेशन देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें, और जैसे कि हमने बताया था ना इवला का डेविएशन, तो जैसे इमेज में आपको दिख ही रहा है। अब अगर हम बात करें 11th क्रेनियल नर्व की, जो कि हमारी है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इसका ओरिजिन जो हमारा होता है मेडुला से होता है, इंसर्शन स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल में होता है। और तो फंक्शन यही होगा कि ये दोनों मसल के फंक्शन को कंट्रोल करें, मतलब मोटर फंक्शन उसके जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डिसफंक्शन होने से मसल पैरालिसिस या मसल वीकनेस हो जाएगी। अगर इसका क्लिनिकल इवेल्युएशन की बात करें तो हम सीधे सीधे जो हमारी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स हैं और जो हमारी ट्रेपेजियस मसल है उसको पल्पेट करके हम देखेंगे उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे स्ट्रेंथ को। साथ ही से जैसे हम सर्वाइकल आइसोमेट्रिक करवाते हैं पेशेंट को, उस टाइम भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि है, लेकिन उसमें केवल हमारा स्टेनोक्लेडोमास्टोइड थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका चेक कर सकते हैं। वैसे भी इन जो भी हमारे मसल्स हैं ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, इनका आइसोमेट्रिक मूवमेंट करवा के हम चेक कर सकते हैं कि जो है इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, रेजिस्टेंस अप्लाई करके। अब हमारी लास्ट जो क्रेनियल नर्व है जो कि 12th है, वो है हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व। इसकी ओरिजिन जो है मेडुला से होती है, इसका इंसर्शन जो है मसल्स ऑफ द टंग में होता है, बस एक मसल को छोड़ के, पैलेटोग्लॉसस मसल को छोड़ के। इसका फंक्शन जो होता है मूवमेंट ऑफ द टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके डिसफंक्शन होने की वजह से क्या होगा? टंग का मूवमेंट अफेक्टेड होगा। मीन्स यूनिलेटरल लीजर कैन काज पैरेसिस हो सकता है, एट्रोफी हो सकता है, फाइब्रिलेशन हो सकता है या फैसिकुलेशन हो सकता है अफेक्टेड साइड में। साथ ही साथ अगर वैसे देखें तो फ्लैसिड पैरालिसिस भी देखने को मिल सकती है, जैसे डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिस्पिनिया, डिफिकल्टी इन चूइंग फूड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट क्रेनियल नर्व एंड देयर असेसमेंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।